आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, 10% आरक्षण जो है उसे कायम रखा गया है। लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा जो चला हुआ है कि कैसे ये आया, इंदिरा साइनी केस क्या है, मंडल कमीशन का क्या योगदान रहा था, तो ये हम लोग इसको एकदम डिटेल में देखने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और अभी क्या है और कौन से जजेस थे जिन्होंने इसको फैसला दिया हुआ था। हर एक चीज़ हम लोग डिटेल पे देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस मुद्दे को। और इस मुद्दे का महत्व कहाँ बढ़ जाएगा हर एक एग्जाम में। इवन आपका अगर आप सीजीपीएससी मेंस देने बैठेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपका 10% ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आते हैं आगे और समझते हैं शुरुआत में हम लोग मंडल कमीशन को। देखिए, मंडल कमीशन बनाया गया था एक, जिनको बोला गया था कि आप पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो है जितने भी आंकड़े हैं और डेटा हैं उसको इकट्ठा करिए। तो ये आपका दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग माना जाता है। 1979 से 80 इस टाइम पे इसको बनाया गया था। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, इससे क्वेश्चन बहुत बार बनता है, काका केलकर समिति वो है। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि एक कमीशन है तो रिकमेंडेशन कर सकते हैं, तो इन्होंने बोला कि 27% जो है हम लोग को आरक्षण और प्रोवाइड कराना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेस। उस टाइम में ओबीसी शब्द नहीं था, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस इन्होंने डिफाइन किया। अलग अलग जातियां जो थी उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया। 5,500 लगभग जातियां थी, उसको आइडेंटिफाई किया और बोला कि इनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शैक्षणिक, सामाजिक और पिछड़ापन इनका दूर करने के लिए इनको 27% आरक्षण देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया था, रिकमेंड किया था। अब रिकमेंडेशन मानना जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो बाद में वीके सिंह जी की सरकार आई थी 1990 में। वीके सिंह की सरकार आई थी, इन्होंने बोला था कि हम जो है 27% रिजर्वेशन देंगे, घोषणा की थी, लेकिन सरकार गिर गई। बाद में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, उन्होंने बोला कि हम जो है 27% रिजर्वेशन देंगे और इन्होंने उसको लागू कर दिया। तो अब इस टाइम पे देखिएगा ना, रिजर्वेशन क्या रह गया था आपका, एसटी, एससी और ओबीसी, तीन आ गए थे आपके जहां पे रिजर्वेशन आपका चलता था। तो कौन कौन, जैसे एसटी हो गए, एसटी का जो था आपका, जो एसटी का था आपका 7.5, एससी का था आपका 15%, भारत के लेवल का बता रहा हूं मैं आपको। और ओबीसी, ओबीसी को दिया गया आपका 27। तब जब आप इसको टोटल करेंगे ना, तो लगभग आपका 50% आपका बन जा रहा है। ठीक है, 7.5, 15 और 27, इसको आप टोटल करिए तो आपका लगभग जो रहेगा 50% आसपास आपका बन रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे तो ये ठीक था, लेकिन नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी उन्होंने एक चीज और कर दिया। उन्होंने 10% अतिरिक्त बोला कि हम लोग आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देंगे। तो इन्होंने 10% और जोड़ा और इसको जो किया आर्थिक आधार पर किया, मतलब जो आर्थिक आधार पर कमजोर लोग हैं उसको 10% और रिजर्वेशन देंगे। तो ये आपका कितना हो गया था, 60%। अब इसी केस के बाद मंडल एंड आफ्टर इफेक्ट करके आपका इसी के बाद केस किया गया कोर्ट में, और इसको बोला जाता है इंदिरा साहनी, और बहुत फेमस था, जिसको बोलते हैं हम लोग मंडल केस के नाम से। 1992 का केस है और फेमस केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो रिजर्वेशन है, जितना भी आप रिजर्व कर रहे हैं, उसकी जो अधिकतम सीमा है वो आपका 50% होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 50% की सीमा तय की गई। इसको ध्यान रखिएगा, इसका अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, आगे वाले स्लाइड्स में इसका यूज़ होगा। तो 50% की सीमा तय की गई। और एक चीज़ और बोला गया कि जो आपने जो 10% रिजर्वेशन लगाया है ना आर्थिक आधार पर, तो आप सामाजिक और शैक्षणिक तो ठीक है चलिए, लेकिन आप आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो 10% रिजर्वेशन को खारिज कर दिया गया। अब स्लाइड पे हम लोग पीछे जा रहे हैं, इसको नोटिस करिएगा। हमने क्या लिखा था यहाँ पे देखें, शैक्षणिक, सामाजिक और पिछड़ापन, इसके आधार पर चलेगा, लेकिन आप आर्थिक आधार पर नहीं दे सकते। और एक चीज़ और क्या किया गया, 50% की सीमा को तय किया गया, बाकी 50% को अनरिजर्व रखा गया। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपका टेक्निकल है, तो इसको हम लोग अनरिजर्व्ड वर्ड से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। 50% अनरिजर्व रहेगा और 50% जो रहेगा आपका रिजर्व रहेगा। ये था इंदिरा साहनी और मंडल केस, ये फेमस केस है, इसको ध्यान रखिएगा। कब का हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। मोदी सरकार, उन्होंने लाया 103 अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इन्होंने क्या किया,
सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनको 10% का आरक्षण दे दिया। तो मतलब 50 तो पहले से था और 10% और ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका कितना, 60%। अब इस पे जो है हल्ला तो होना ही था, आपको साफ साफ दिख रहा है। इससे पहले मैंने आपको इंदिरासानी केस दिखाया जिसमें 50% बोला गया है, और ये तो देखिए क्या बोला गया, ईडब्ल्यूएस बोलते हैं ना इसको, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन कैसे हो, मतलब आर्थिक आधार पर। तो यहाँ तो सरकार ने साफ साफ बोला है कि आर्थिक आधार पर हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है आपका इंदिरासानी केस के विपरीत है। तो इस वजह से जो है अभी देखिएगा आगे इसके ऊपर केस होगा। तो अनुच्छेद उसके बाद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया था इस 103 अमेंडमेंट एक्ट के बाद। तो 15(6) आपको पता है शैक्षिक संस्थानों पर, और 16(6) जो रहता है लोक नियोजन, ये इससे संबंधित है। लोक नियोजन में जो आपका आरक्षण रहता है उससे संबंधित रहता है। अब वाद विवाद होना ही था, तर्क होना ही था। तो अब याचिकाकर्ता जो थे उनके कुछ तर्क थे, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज किया गया है, होना चाहिए था आपका ST SC OBC, और ये EWS अलग से जोड़ा गया है। दूसरा बोला गया कि ये देखिए ये जो है इंदिरा सानी बनाम जो केस था उसके ही विपरीत है। वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 50% से ज़्यादा नहीं होना था, 10% जो है आर्थिक आधार पर वो भी नहीं होना था। और क्या बोला गया कि अच्छा आर्थिक आधार पर बोला गया है, चलिए ठीक है, लेकिन आर्थिक आधार पर आपने ST SC और OBC को क्यों बाहर रखा है। ST SC OBC को भी होना चाहिए था आर्थिक आधार पर 10% में, ये भी बोला गया। और सीधा सीधा जो सबसे मेन जो तर्क था वो था इसे आर्थिक आधार पर किया गया है, और इंदिरा सानी केस पे तो आर्थिक आधार पर आपने खारिज किया था, तो इसके ऊपर करिए, फिर कुछ ना कुछ करिए। तो ऐसे करके किया गया था इसके ऊपर केस। जब आया था तभी केस किया गया था, और अभी जो है 2 दिन पहले फैसला आया। 2 दिन पहले फैसले में क्या है, 5 में से 3 जजों ने क्या बोला है कि फैसले को सही ठहराया है। अब क्या क्या बोला गया है, मेन टॉपिक जो मेन पॉइंट्स है वो बता देता हूं आपको मैं। ST SC OBC को छोड़ सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% का आरक्षण जारी रहेगा। अब मेन चीज को समझिएगा, हमारा मेन मुद्दा क्या था, शैक्षणिक, सामाजिक और पिछड़ापन। अब यहाँ पे जो सरकार के साइड से जिन्होंने दलील रखी ना, जो सरकार के साइड से वकील थे, उन्होंने क्या बोला कि देखिए शैक्षणिक, सामाजिक और पिछड़ापन, इसको हम दूर कैसे कर पाएंगे, इसको दूर हम तभी कर पाएंगे जब हम लोग उनको आर्थिक रूप से मजबूत बना पाएंगे। तो हम लोग एक हिसाब से ये आर्थिक आरक्षण प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, हम लोग उनको शैक्षणिक, सामाजिक और पिछड़ापन को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसका एक आधार आर्थिक भी है। तो ये प्रमुख चीज था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में से 5 में से 3 जजों ने बोला कि हाँ ये तो सही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये भी बोला कि ये इंदिरा साहनी जो केस है उसको कहीं से भी प्रभावित नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए अगर सिर्फ आर्थिक बोलते हैं ना, अगर डिफेंड करने के ऊपर भी रहता है कि आप डिफेंड कैसे कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ आर्थिक मुद्दे को लेके अगर डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, मे भी शायद सुप्रीम कोर्ट में फैसला कुछ और हो सकता था, लेकिन इन्होंने शैक्षणिक, सामाजिक और पिछड़ापन को दूर करने के लिए आर्थिक आरक्षण दिया है, ये करके इसको डिफेंड किया और बहुत अच्छे से डिफेंड किया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। एक बार हम लोग देख लेते हैं जजेस कौन है, कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ देता है। तो जज के नाम, जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी, जस्टिस बेला M त्रिवेदी जी, जस्टिस JB पारदीवाला जी, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस UG ललित। अब देखिए इनमें से ऊपर के जो 3 हैं इन्होंने हाँ बोला है, सही है, और नीचे के जो 2 हैं इन्होंने बोला है ना, गलत है। तो जजों के नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा अभी कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन है। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। एक बार हम लोग कुछ स्टेट भी देख लेते हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र में 65%, बिहार में 60, तेलंगाना में 50 से ज़्यादा है, गुजरात में 59, तमिलनाडु में 69, मध्य प्रदेश में 73 और छत्तीसगढ़ में भी कितना था आपका 58 था। ठीक है, बाद में इसमें OBC भी जोड़ा गया था और आपका 73% हो जा रहा था। तो ये सारे जो है ना आपके अछूते नहीं हैं, ये सारे लोग के ऊपर भी विवाद है, और सब का सब कहीं आपका हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, कहीं पे आपका सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज नहीं तो कल इसके ऊपर भी सुनवाई होगी। और ये भी है कि आप जो है क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन के आधार पर जो है रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं बहुत। आपका ऐसा नहीं कि केस मतलब ऐसा है कि आपका एकदम 50, लेकिन एक आपको वाद विवाद करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके आप 50 से थोड़ा ऊपर लेके जा भी सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा पूरा कंडीशन क्या है।
तो उसके ऊपर वाद विवाद होगा और उसके बाद फिर समझ में आएगा कि बाकी जगह के क्या हो रहा है। और अभी हमने छत्तीसगढ़ को हाईलाइट क्यों करके रखा है, इस वजह से क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अभी रिसेंट ही, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 2 सप्ताह पहले ही एक फैसला आया है जिसमें छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि छत्तीसगढ़ में जो 58% रिजर्वेशन है ना, ये जो है आपका असंवैधानिक है। इंदिरा सैनिक केस को ये जो है खंडित करता है और छत्तीसगढ़ में भी जो होना चाहिए रिजर्वेशन वो होना चाहिए आपका 50%। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग समझते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रभाव हाईकोर्ट ने घटाकर 50% कर दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका 58% था, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग का राज्य है, राज्य में भी अलग टाइप का रिजर्वेशन होता है, तो यहाँ पे ST SC OBC का रिजर्वेशन अलग प्रकार का था। CGPSC और उसके साथ में है व्यापम। तो ये जो है नोटिफिकेशन निकाली थी, नोटिफिकेशन ये निकाली थी 58% रिजर्वेशन के हिसाब से। अब क्या है, हाईकोर्ट ने बोल दिया कि 50 करिए आप। अब जो 58 के हिसाब से नोटिफिकेशन निकाले हुए थे, तो रिजल्ट इन लोग कन्फ्यूजन में आ गए कि 50 में निकाले कि 58 में निकाले। 58 में निकालेंगे तो कोर्ट की अवमानना, और 50 में निकालेंगे तो अपने पास नया रोस्टर ही नहीं है कि ST को कितना, SC को कितना और OBC को कितना। तो इसके कारण आप छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव देख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो था, ये सारा आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स से जुड़िए और आप प्रश्न भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिल